नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकाने को तबाह कर दिया। वहीं दूसरी ओर बीते 15 दिनों से लगातार गीदड़ भभकी दे रहा पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक के बाद ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठंडे पड़ने की क्या कारण है, समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे अमेरिका चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर की। लेटेस्ट अपडेट यह है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि अमेरिका किसी समझौते पर पहुंचना चाहता है तो उसे अपना धमकी भरा रुख बदलना होगा। क्या दोनों के बीच सब कुछ सामान्य होगा या विवाद बढ़ता जाएगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में चर्चा करेंगे अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट की। खबरें ये आ रही हैं कि यूएस का व्यापार घाटा मार्च में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। पहले जीडीपी में गिरावट आई, अब यह आंकड़ा क्या बताना चाह रहा है, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। जो पाकिस्तान अभी तक भारत को खोखली धमकियां दे रहा था, इस ऑपरेशन के बाद अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। प्रवीण सर, क्यों बैकफुट पर आया पाकिस्तान एक एयर स्ट्राइक्स? नहीं, देखिए, आज जब बिल्कुल रात के 1:30 बजे से पहले भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स की और जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया, तो उसके साथ ही पाकिस्तान का वो जो लगातार का एक न्यूक्लियर ब्लफ था, या हमारे ऊपर कोई स्ट्राइक हुई तो हम पूरी ताकत के साथ इसका बदला लेंगे, इस तरह की जो लगातार उनके, चाहे आपके रेल मंत्री हों, चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर हों, एक के बाद एक, चाहे बिलावल भुट्टो हों जिन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर रोकी गई या उसको ख़त्म किया गया तो या तो पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा, इस तरह की धमकियां दी गई। आज उस पूरे ब्लफ को भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने तार तार कर दिया, चकनाचूर कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एक तरह से पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। और बड़ी जो बात हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को भारतीय सेना ने और विदेश मंत्रालय के जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री बैठे थे, साफ तौर पर एक एक वीडियो के साथ, एक एक ठिकाने के साथ उसके सबूत दे दिए। ना बाहर ना अंदर अब कोई भारतीय सेना से और सरकार से इस बात के सबूत मांग सकेगा कि भाई वाकई में हमले हुए या नहीं जी। खुद मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का संस्थापक है, जिसको 1999 में एक कांधार जो हवाई जहाज लेके जाया गया, IC-814, उसके बाद उसको रिहा किया गया। 6 बड़े आतंकवादियों, दुर्दांत आतंकवादियों में वो शामिल था। आज वो खुद रो रहा है, कह रहा है कि मेरे परिवार के 10-12 सदस्य मारे गए हैं और अच्छा होता मैं भी इस स्ट्राइक में मार दिया जाता। तो पाकिस्तान का पूरा सैन्य ढांचा परेशान है, पाकिस्तान की सियासत परेशान है और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में खलबली मची हुई है, उनमें मातम का माहौल है। जो दृश्य आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से एम्बुलेंसेस में डेड बॉडीज हटाई जा रही हैं, उनका क्रीमेशन करने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, आज उनके सुर कतई बदले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर भारत और आगे हमले नहीं करेगा तो हम इस लड़ाई को भूल जाएंगे, बात को हम भूल जाएंगे। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, आज उसकी भी बैठक हुई है पाकिस्तान के, उसमें यह कहा गया है कि हम अपनी फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को पूरी आज़ादी दे रहे हैं, पूरी छूट दे रहे हैं। उनके चुने गए वक्त, उनके चुने गए स्थान, उस पर उनके हिसाब से वो अपने फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी वो रिटेलिएट कर सकते हैं। लेकिन भारत के जो NSA हैं, अजीत डोभाल, उन्होंने साफ कह दिया है, पूरी दुनिया को बता दिया है, अलग अलग देशों को फ़ोन करके, कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है, इंक्लूडिंग चीन को, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भारत इसका पुरजोर तरीके से जवाब देगा और ये एक फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील होने में फिर वक्त नहीं लगेगा। तो पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के मुहाने पर यह मुल्क खड़ा हुआ है, जिसने साल दर साल
अपनी एक आतंक की एक्सपोर्ट फैक्ट्री को खड़ा किया और उसको बड़ा किया। जी प्रवीण सर, कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, उसके बाद दुनिया भर के लोगों को ये चिंता थी कि किस तरह से इंडिया और पाक के बीच में जो टेंशन है वो और ना इरप्ट हो जाए। इसके लिए तमाम तरह की बातें चली जा रही थी कि पैसा आना बंद हो जाएगा, तमाम तरह की चिंताएं बढ़ जाएंगी, लेकिन इन सब का जो कोरिलेशन है वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। भारतीय शेयर बाजार में आज क्या एक्शन देखने को मिला, और इसके ठीक विपरीत 6% की गिरावट के साथ KSE यानी पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 6% की गिरावट दिखाया और अंततः 3% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिख गया। इस पूरे कोरिलेशन को आप समझाइए। नहीं, देखिए, ये बात बार बार जब भी इस तरह की भारत और पाकिस्तान की तुलना होती है इकोनॉमिक मोर्चे पर, चाहे सैन्य मोर्चे पर, तो इस बात में दोनों देशों के बीच में किसी तरह का मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान जहां साल दर साल आधार पर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है, चाहे आप महंगाई को देख लीजिए, चाहे बाकी जो ह्यूमन जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं आम आदमी की, पाकिस्तान की फ़ौज मालामाल हुई है, पाकिस्तान की आवाम वहाँ पर गुर्बत के साए में जी रही है। जी। दूसरी तरफ भारत में लगातार पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। भारत की इकोनॉमी एक रेजिलियंट इकोनॉमी है जिसने दुनिया के तमाम झंझावातों, चाहे कोविड हो या 2008 की मंदी हो या उसके बाद के अनसर्टेनिटीज़ हो, उनका न सिर्फ मजबूती से सामना किया बल्कि पिछले 3 साल से ही 7% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। इस साल भी 6.5% के आसपास से बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय बाजारों का जो रुझान दिखाई दिया है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को, FIIs को, घरेलू इन्वेस्टर्स को इस बात की कतई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग में क्या होगा। साफ तौर पर इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि भारत न सिर्फ जीतेगा बल्कि भारत की इकोनॉमी पर रत्ती भर का भी फर्क इस जंग से पड़ने वाला नहीं है। प्रवीण सर, आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे ही आपने FPIs का नाम लिया, मेरे पास एक जबरदस्त आंकड़ा है। पिछले 14 दिनों की ये बात की जाए, कारोबारी सत्रों की बात की जाए, तो बेफिक्र हैं FPIs। कितने भी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो, इंडिया पाक टेंशन्स हो, इन्होंने 14 दिन में 14 ट्रेडिंग सेशंस में 44,000 करोड़ की खरीदारी की है। तो कहां दिख रहा है सर टेंशन? नहीं, अब आप देखिए, 15 दिन हुए पहलगाम हमले को, उसके बाद के 14 दिन, मतलब एक दिन छोड़ के 14 दिन में अगर 44,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया, ऐसा तब किया गया जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त पहलगाम में हमला हुआ उस वक्त वो सऊदी अरबिया की अपनी विजिट पे थे, स्टेट विजिट पे थे, और वहां से वो अपनी यात्रा को अधूरा छोड़कर तत्काल भारत आए थे। और आते ही उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि इसके जो परपेट्रेटर्स हैं पहलगाम में, जिन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर उनको गोली मारी है, उनको जमीन के पाताल तक भी अगर चले जाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी, ये बात पूरी दुनिया के सामने कही गई। बिहार में जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच दी तो उन्होंने इंग्लिश में इस बात को कहा ताकि पूरी दुनिया बिल्कुल साफ तरीके से इस चीज को समझ ले कि भारत रुकने वाला नहीं है, भारत इसका बदला जरूर लेगा। जी। तो ये चीज सबको पता थी, इन्वेस्टर्स को, लेकिन मार्केट्स बिल्कुल बेपरवाह थे। बाजार ने कहा ठीक है, हमला करेगा भारत, करेगा। जी। और इसीलिए बार बार जब हमने मनी सेंट्रल में भी चर्चा की तो हमने ये बार बार कहा कि भारत पाकिस्तान की जंग के मुकाबले टैरिफ ज्यादा बड़ी अनसर्टेनिटी लेकर आया है। जी। जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज है वो भारत के लिए एक ज्यादा बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। लेकिन कल एक अच्छी चीज ये भी हुई, और कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसकी चर्चा की, जो भारत और यूके के साथ एक बड़ी ट्रेड डील हुई है। आप समझिए बरसों से इस ट्रेड डील के लिए इंतजार चल रहा था, बातचीत चल रही थी, रस्साकसी चल रही थी, लेकिन फाइनली दोनों देश एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील को करने में सफल रहे। और कल प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ की, कीर स्टारमर ने भी उसकी तारीफ की कि दोनों देशों को फायदा होगा, दोनों देशों के किसानों को, मजदूरों को और इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से निश्चिंत थे और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर और भारत के इन्वेस्टर्स भी निश्चिंत हैं कि सरकार इस मसले को, भारत की सेनाएं इतनी कैपेबल हैं, इतनी सक्षम हैं कि वो पाकिस्तान को न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देंगी बल्कि पाकिस्तान का जो ब्लफ है उसको भी तार तार कर देंगी। जी जी। अब सर, जब चूंकि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं सर, तो अब इकोनॉमी पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। जिस तरह से अभी जो हालात है सर, इसके बाद मेरा एक सवाल तो बनता है कि इंडिया और पाक दोनों की इकोनॉमीज पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। इसमें आप जोड़ भी दीजिएगा, मूडीज की रिपोर्ट है उस पर भी। मूडीज की जो रिपोर्ट है वो साफ तौर पर बताती है कि पाकिस्तान इस जंग को झेलने की हालत में नहीं है।
और इसीलिए जो ख्वाजा आसिफ का आज का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए, हम सरेंडर कर चुके हैं। तो सर आप कह भी रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आप कह रहे हैं कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनके यहाँ लड़ाकू नहीं है, वो उनको जब भी लड़ना होता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी को ले जाते हैं। नहीं, देखिए, दुनिया भर के जो 56-57 इस्लामिक मुल्क हैं उसमें पाकिस्तान की हैसियत एक सबसे मजबूत सैन्य देश के तौर पर है। कैसे है? पाकिस्तान की सेना दुनिया की 7वीं 8वीं बड़ी सेना है। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता, लेकिन 7वीं 8वीं बड़ी सेना है, मजबूत सेना है। प्लस दुनिया भर के जितने मुस्लिम देश हैं उनमें किसी के पास न्यूक्लियर ताकत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान उसमें एक अपवाद है जी, 110 है। तो उसके बाद अब आप आइए कि जब अफगानिस्तान में मुजाहिदों की जंग हुई, जब रूस को खदेड़ा गया 89 के आसपास और तालिबान का शासन आया, उसको पूरा का पूरा जो कंट्रोल किया, जो उस पूरे ऑपरेशन को चलाया, लंबे जंग को चलाया, जो अफगानिस्तान में एक युद्ध हुआ सोवियत संघ के साथ, उसको पूरा का पूरा पाकिस्तान ने उसमें हथियार दिए, पाकिस्तान ने लड़ा के दिए, पाकिस्तान के लोग लड़े उस जंग में। तो पाकिस्तान की आर्मी लगातार दशकों से ये कहती आई है कि हम दुनिया की सबसे मजबूत या बैटल हार्डन्ड आर्मी है जी। लेकिन उस ब्लफ को भी, उस जो दावा झूठा था, उसको भी भारत ने आज खत्म कर दिया है। हालांकि 99 में जब कारगिल की जंग हुई थी या 71 में जंग हुई थी तब भी किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी फौज एक रिलीजियस लाइन्स पर टिकी हुई है। आतंकवाद उनका एक डिसेप्शन का और एक कहें कि जो प्रॉक्सी वॉर का एक टूल है, उसमें पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को यूज करता आया है। जो लॉन्च पैड है इनके आर्मी के द्वारा संरक्षित पोषित है और वो अटैक करते हैं और पाकिस्तान कह देता है कि हमें पता ही नहीं किसने किया। जी जी। तो स्ट्राइक दरअसल पाकिस्तान की आर्मी पर होनी चाहिए और भारत तैयार बैठा है कि अब आपने एक गलती की, मिस एडवेंचर किया और हम आपकी पूरी की पूरी आर्मी को भी तबाह कर देंगे। जी जी जी। अब सर पाकिस्तानी देशों की बात हो रही है तो इसमें चीन को भी लाना बहुत ज़रूरी है। सर जो भी हम लोगों ने हरकतें की हैं उसके बाद बहुत तरह के जो रिएक्शंस देखने को मिले। डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी जो रिएक्शन था वो भी थोड़ा चिंताजनक था, लेकिन चीन की तरफ से जो कहा गया, उन्होंने कहा कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो लैंग्वेज है या जो वो बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें, उस तरह से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बाकी का जो पूरा का पूरा यूएस एडमिन है वो दरअसल स्ट्रेटेजिकली भारत के साथ ज़्यादा अलाइंड है। मौजूदा कम से कम ट्रंप का ही रिजीम में अगर आप देखेंगे तो मौजूदा ट्रंप रिजीम या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ, पाकिस्तान के मुकाबले अगर हम बात करें तो वो भारत के साथ ज़्यादा अलाइंड नजर आता है। देन व्हाट अबाउट चीन सर? वो तो कह रहा है कि भारत की सैन्य कार्रवाई काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, मौजूदा हालात को देखकर चिंतित है। इन्वेस्टमेंट है, सीपैक है, चीन पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहा है, चीन का वहां ग्वादर पोर्ट पे कामकाज है, चीन को झटके झेलने पड़े। बलूचिस्तान में कई दफा चीनी नागरिकों पर हमले हुए हैं, जो बलूचिस्तान का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है उसमें। तो चाइना, दूसरी तरफ चाइना भारत को पाकिस्तान के जरिए कंट्रोल करने की कोशिशें करता है बार बार जी। और उसके तहत वो भारत के साथ न होके पाकिस्तान के साथ ज्यादा अलाइंड है। आपको याद होगा यूएनएससी में कई दफा वीटो लगाया, मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने में चीन ने वीटो लगाया। जी जी जी। चीन ने पहलगाम में जो हमला हुआ उसकी साफ तौर पर कतई निंदा नहीं की। तो चीन के इंटरेस्ट दूसरे हैं, चीन का जो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल उसका जो इंटरेस्ट है वो कतई अलग है। लेकिन हमारे साथ सर इजराइल खड़ा हुआ दिख रहा है। भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है ये कहते हुए दिखे भारत में इजराइल के राजदूत, और उन्होंने कहा कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार की हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इस गेम में पाकिस्तान और ज्यादा आइसोलेट हो जाएगा। पिछली बार जब अटैक हुए थे, जब उरी के और पुलवामा के, तब भारत सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान अलग थलग कर दिया गया। अभी बिल्कुल हाल में ही यूएन में भारत की रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें पाकिस्तान को रोग नेशन का दर्जा दिया था। पाकिस्तान अब उन कंट्रीज की कैटेगरी में चला गया जहां पे नॉर्थ कोरिया है, यानी नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान की आज तुलना की जाती कि दोनों दुनिया के एक रोग कंट्रीज के तौर पर वर्क करते हैं। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अच्छा।
भारत की अगली कोशिश यही है कि पाकिस्तान इस पूरी घटना के बाद, जब भारत ने मसूद अजहर के और लश्कर तैयबा के, हाफिज सईद के ठिकाने दिखा दिए, उनको बमबारी करके तबाह कर दिया, पाकिस्तान का पूरा जो सरकार है उसका मुंह एक तरह से आप समझिए कि काला हो गया है पूरी दुनिया में। और यहां से आइसोलेशन उनका और बढ़ता नजर आएगा। कोई बड़ी बात नहीं पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं पाकिस्तान को फंडिंग इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं उनसे मिलनी पूरी तरह से रुक जाए जी। और भारत अपनी तरफ से जो IWTA इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बंद करके पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आप समझिए जब खरीफ सीजन की शुरुआत अब हो ही गई तकरीबन, पाकिस्तान में जब फसलों की बुआई होगी और पानी नहीं होगा तो आप समझिए पूरा पंजाब ड्राई रहेगा, हाहाकार मच जाएगा सर। तो 21% पानी जो है वो यहां से एक तरह से जाता है, इस तरह के आंकड़े हैं। तो पाकिस्तान की हालत और खस्ता हो सकती है। जनरल नरवणे जो पूर्व सेनाध्यक्ष थे वो कह रहे हैं कि बाकी है हो, और भारत कोई बड़ी बात नहीं, भारत इसके बाद भी स्ट्राइक्स करना जारी रखे। जी जी सर, स्ट्राइक्स की बात हो रही है तो मॉक ड्रिल को भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में युद्ध के हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई है सर। इस पर अगर कुछ आप कमेंट करना चाहें तो सर प्लीज। भारत अपनी तरफ से देखिए पूरी तरह तैयार है, सेनाओं ने भी पूरी साफ तौर पर कह दिया है और सरकार का भी साफ कहना है कि हम पूरी तरह से किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने एक कदम बढ़ाया तो भारतीय फौजें पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा दमखम रखती हैं और इस बार लड़ाई अगर होगी, अगर पाकिस्तान ये गलती करता है तो इस बार लड़ाई आर पार की होगी। अब तक जो लड़ाई आतंकी संगठनों के ठिकानों तक सीमित थी, अब वो लड़ाई सेना तक चली जाएगी और इसके बाद जो बर्बादी होगी वो पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी में है वहां पर नजर आएगी, जहां पे आसिम मुनीर बैठते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन की। दो प्रमुख इकोनॉमीज के बीच चल रहा टैरिफ वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के माध्यम से कहा कि यदि अमेरिका किसी समझौते पर पहुंचना चाहता है तो उसे अपना धमकी भरा रुख बदलना होगा। इसके अलावा चीन ने चेतावनी दी कि अमेरिकी टैरिफ से ग्लोबल इकोनॉमी में अनप्रेसिडेंटेड रिस्क पैदा हो सकती है। सर टैरिफ वॉर जो है लंबा चलने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल। चाइना में देखिए एक तरह की खलबली, एक तरह की बेचैनी है। चीन जिस तरह का इस वक्त बिहेव कर रहा है वो किसी भी तरह से चाहता है कि इस टैरिफ पर कोई समाधान निकले ताकि उसकी खुद की जो इकोनॉमी जर्जर होती हुई नजर आ रही, जहाँ पे कि डिमांड घट गई है, जहाँ पे कि कीमतें अपने महंगाई जो है वो जीरो के नीचे चली गई है, वहां से चीन उबरना चाहता है और इसीलिए चीन ये चाहता है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका चीन को रियायतें दे, अमेरिका चीन को राहत दे। सर अब ADB की एक बैठक थी मिलान में, वहां पे चीन के फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचे थे और चीन के फाइनेंस मिनिस्टर आपके लैन फुआम, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहता है, अगर अमेरिका टैरिफ पर हाथ पीछे नहीं खींचता, समझौते के लिए तैयार नहीं होता, तो पूरी दुनिया एक असाधारण मंदी की चपेट में चली जाएगी। जी। और ये वाकई बहुत बड़ा बयान है और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। जी। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था अपने मनी सेंट्रल में। मनी सेंट्रल में हमने कहा था कि अमेरिका को लेकर जो एक बड़े अर्थशास्त्री जानकार हैं जिन्होंने 2008 की मंदी की भविष्यवाणी की थी, रे डेलियो, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरह की टैरिफ पॉलिसी अमेरिका लेकर चल रहा है, जिस तरह की नीतियां ट्रंप ने बनाई हैं, उससे न सिर्फ अमेरिका में मंदी आएगी बल्कि पूरी दुनिया में मंदी आएगी और अगर इन नीतियों को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो मंदी से भी ज्यादा बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। प्रवीण सर आप चर्चा में आगे बढ़िएगा, बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे की कहानी को भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं लगातार इस कहानी को कवर कर रहा हूँ। बिल्कुल। पहले जब जो टैरिफ वॉर जो लग रहे थे सर, हर दिन बढ़ा रहा था अमेरिका कि हाँ 245% लग जाएगा, तो उसके बाद स्टॉप लगा था, चीन ने नहीं बढ़ाया था उसके बाद। तो ऐसी बात हम लोग को समझ में आ रही थी कि अब लगता है कि इन दोनों के बीच में सुलह हो सकता है, या जो आप कह भी रहे थे कि गेंद जो है चीन के पाले में, तो ये पहले थम गए, उसके बाद उन्होंने बातचीत आगे जारी करी, लेकिन बीच में बहुत सब चीज़ें ठीक हो रही थी। अमेरिका के जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि ऑल थिंग्स आर गुड बिटवीन अस एंड चीन। उसके बाद चीन ने भी कहा कि ठीक है भाई, हम भी समझौता जो है काइंड ऑफ करने के समझौते के मोड में था, लेकिन बीच में ऐसी चीजें क्या फिर डिरेल हो गई। बीच में जो कल परसों का जो बयान आया है ट्रंप साहब का, वो दिखाता है उनके बयान में अड़ियल जो है, अड़ियल जो स्वभाव है वो दिख रहा था। उसके बाद देखिए आज चीन के जो मंत्री साहब हैं उन्होंने भी कह दिया कि भाई आप ऐसे धमकाइएगा, तो फिर ये लोग पुराने ही राग पे लौटते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा सवाल है सर कि चीजें कहाँ ऐसी आ रही हैं, फंस रही है, पेच फंस रहा है
जिस वजह से ये पूरा प्रोसेस डिले हो जा रहा है? नहीं, देखिए, अमेरिका पीछे हटना नहीं चाहता। ओके। अमेरिका और ट्रंप इस बात को बार बार ये रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी इकोनॉमी में 0.3% की गिरावट है। बिल्कुल, अमेरिका पीछे हटने को राजी नहीं है। और उसका उदाहरण एक चीज़ और देखिए, अभी परसों की ही बात है, अमेरिका ने जो अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्में हैं उन पर 100% टैरिफ लगाने की, हॉलीवुड को बचाने के लिए। हॉलीवुड को बचाने के लिए अब बहुत बड़े पैमाने पर चीन में जाकर दुनिया भर के जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं वो जाकर शूट करते हैं। तो चीन अपने पैर पीछे खींचने को राजी नहीं है। चीन का, हालांकि फिर भी आप एक तरह से देखिए, चीन 125% के टैरिफ पर है और अगर अमेरिका बात करता है तो उससे भी नीचे चला जाए। अमेरिका ने 145% का टैरिफ लगा रखा है और 245% तक के टैरिफ की बात है कि भाई इस लेवल तक टैरिफ लग सकते हैं। तो दोनों के बीच में रस्साकसी, और बीच में ये लगा था जरूर कि दोनों देश सामने आकर बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन अब जो माहौल है उसमें ऐसा लग रहा है कि चीन थोड़ी हड़बड़ी दिखा रहा है कि कोई डील हो। चीन थोड़ा धमकी भी देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसने ये भी कहा कि अमेरिका हमारी आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सकता जी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। चीन की मजबूरी क्या है? चीन की इकोनॉमी बुरी तरह क्रम्बल करती हुई नजर आ रही है। स्टिमुलस पैकेज तुमको देना पड़ रहा है, पेंशन देना पड़ रहा है। बिल्कुल। अभी कल ही फैसला किया है चीन के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने रेट कट करने का, जो 7 दिन का उनका जो रिवर्स रेट है उसको उन्होंने घटाया है। इसके अलावा $500 बिलियन का पैकेज वो पूरी की पूरी इकोनॉमी में डाल रहे हैं, जहां पर कि लोग सामान खरीद सकें, बाकी चीजें खरीद सकें। इसके अलावा लोगों को घर खरीदने के लिए, जो पहली बार घर खरीद रहे हैं उनके लिए भी रेट्स को चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने कटौती की है जी। तो चीन वो हर उपाय कर रहा है जिससे इकोनॉमी को खड़ा किया जा सके, जिससे बिल्कुल बुरी तरह से जो धराशायी हो गया है रियल्टी सेक्टर, उसको पंप अप किया जा सके, उसमें जान डाली जा सके जी। इसके अलावा कंज्यूमर डिमांड चीन में बुरी तरह पिट गई है, वहां पर भी बड़ी मुश्किलें हैं। और एक जो गोल्डमैन सैक्स की संभवतः रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील नहीं होती है तो चीन में एक झटके में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चली जा सकती हैं जी, जी, तो जी, चीन इस पूरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ है जी। और इसीलिए चीन धमकी देकर, चीन उग्र होकर ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अमेरिका बातचीत की। लेकिन एक गुड न्यूज ये भी है सर कि चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार से खबर आ रही है कि चीनी जो उप प्रधानमंत्री हैं वो 9 से 12 मई तक स्विट्जरलैंड में होने वाली जो वार्ता है उसमें भाग ले सकते हैं। और उसमें कौन कौन शामिल होंगे सर? अमेरिका की ओर से ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो, और USTR अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जो हैं उस बैठक में हिस्सा लेंगे और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक और बयान भी आ रहा है सर कि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है, फॉक्स की न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा मानना है कि ये वार्ता जो है तनाव कम करने के बारे में होगी, ना कि बड़े व्यापार समझौते के बारे में होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें तनाव जो है सबसे पहले उसको कम करना होगा। तो इन पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें। नहीं, बिल्कुल, देखो, दोनों देश अगर बैठेंगे तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल भी है और ये दुनिया भर के लिए जरूरी है कि किसी तरह से ट्रेड, किसी तरह से कारोबार डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अमेरिका में अगर रिसेशन आता है तो उसका स्पिल ओवर पूरी दुनिया पे नजर आएगा। ये बात आप बिल्कुल साफ तौर पे समझ लीजिए। जो कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़े हैं अमेरिका के, वो खराब नजर आ रहे हैं। लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि टैरिफ के चलते चीजों की कीमतें ऊपर जा रही हैं जी, जी। तो अमेरिका में अगर कंजम्पशन कम होगा, अमेरिका में अगर डिमांड कम होगी, और जो कि आपके मार्च क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं अमेरिका की GDP के, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आगे आने वाली तिमाहियां और ज्यादा खराब हो सकती हैं। 2% से घटकर अमेरिकी ग्रोथ जो है वो 1% पर आने की चेतावनी दी जा रही है। तो मुश्किलें अमेरिकी इकोनॉमी के लिए हैं। और जो रे डेलियो जैसे लोग बोल रहे हैं, वो अगर उस बात को माना जाए, अगर मान लीजिए 1% पर आ जाती है या रिसेशन में जाती है, तो मंदी और उससे भी ज्यादा बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि मार्क बोबिस साहब भी जो कह चुके हैं कि मैं 95% कैश में बैठा हुआ हूं और जैसे भी चीज़ें कुछ ऐसी वैसी आएगी तो मैं जो है इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाना स्टार्ट कर दूंगा। और इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे अच्छा जो कंटेंडर है वो भारत है। तो हमारे लिए तो अच्छी खबर है ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं US के व्यापार घाटे की, जिसमें अमेरिका ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। सर, अमेरिका का व्यापार घाटा मार्च में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस यानी जिसको कि आप BEA के नाम से जानते हैं, उसके अनुसार व्यापार घाटा फरवरी $123.2 अरब से
14% बढ़कर मार्च में 140.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सर, अमेरिका की जीडीपी को मार्च तिमाही में भी जोर का झटका लगा था। इकोनॉमी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। सर, अमेरिका में क्या हो रहा है? नहीं, ये जो मार्च का डेटा आया है ये ठीक पहले का डेटा है, जो लिबरेशन डे के पहले का है। लिबरेशन डे यानी 2 अप्रैल को जब अमेरिका ने टैरिफ का पूरी दुनिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, उससे ठीक पहले का ये डेटा है, मार्च तक का डेटा है। और यही डेटा बता रहा है कि अमेरिकी इकोनॉमी की हालत क्या होती हुई नजर आ रही है। 140 बिलियन डॉलर को पार कर गया है अमेरिका का आपका ट्रेड डेफिसिट, और ये 1992 के बाद का किसी एक महीने का सबसे बड़ा डेफिसिट है। तो ये बताता है कि अमेरिका में किस तरह से इंपोर्ट बढ़ा है ठीक इसके पहले। सर, कारण क्या है? कारण, एक बड़ा कारण ये रहा कि ट्रेड पे जो टैरिफ लगाने की अमेरिका की बात थी, उसके चलते अमेरिका में बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किया गया जी। उस मुकाबले में अमेरिका से एक्सपोर्ट नहीं हुआ दुनिया भर में। ओके। तो जब आपका एक्सपोर्ट कम रहेगा, इंपोर्ट ज्यादा रहेगा, तो वहां पे एक ट्रेड डेफिसिट होता हुआ दिखाई देगा। इम्बैलेंस, यानी आप इम्बैलेंस, ट्रेड इम्बैलेंस ये पूरे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये समझकर चलिए कि अमेरिका की इकोनॉमी किस तरह से डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पर, किस तरह से वहां लोगों को, कंपनियों को ये लग रहा है कि अगर अभी सामान नहीं खरीदा गया, अगर अभी स्टॉकिंग नहीं की गई, तो बाद में इन्हीं चीजों की कीमत जो आज 10 रुपए की है वो 20 या 25 रुपए की नजर आएगी। नहीं, ट्रम्प साहब बिना सोचे समझे चाइना पर इतना भारी भरकम टैरिफ लगा दिए, रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप जान रहे हैं कि आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, आप उस स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही सर। भाई, अब भारत से ही देख लीजिए, 5 जहाज भर के भारत आईफोन से ले गए, आईफोन गए वहां पे, ठीक इस वजह से, ताकि टैरिफ का असर हो। उससे पहले, टैरिफ जब से लागू हो उससे पहले अधिकतम माल जितना अमेरिका भेजा जा सकता है वो भेज दिया जाए जी। और ये दुनिया भर की कंपनियों ने, भारत और बाकी सभी देशों को अगर आप देख लीजिए, 70-75 कंट्रीज भी अगर देख लीजिए जो अमेरिका को सामान मुहैया कराते होंगे, उन सब ने पूरे पैमाने पर, पूरी ताकत के साथ अमेरिका में अधिकतम सामान एक्सपोर्ट किया होगा। जी, जी। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं रहती, बात शुरू होती है यहाँ से, और अब आगे की बात आएगी। क्या अप्रैल, मई, जून या जुलाई, अगस्त और इसके बाद के महीनों में अमेरिका अपने ट्रेड को किस तरह से संभालेगा? जी। इंपोर्ट देखिए, अगर ऊंचे टैरिफ लगेंगे, मान लीजिए 90 डेज का पॉज है, इसके बाद अगर ऊंचे टैरिफ लगते हैं तो क्या दुनिया की कंपनियां अमेरिका में सामान भेज पाने में सफल होंगी? और मान लीजिए अगर सफल होती हैं तो क्या उतने ऊंचे टैरिफ के साथ आया सामान अमेरिकी इकोनॉमी उसको कंज्यूम कर पाने लायक होगी? क्योंकि कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। अब ट्रंप चाहते हैं दूसरा रास्ता यह है कि जेरोम पॉवेल रेट कट कर दें। जेरोम पॉवेल तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि तुमने इकोनॉमी का हाल कर दिया है खराब। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपने जो टैरिफ लगाया है उसका जो इकोनॉमी पर जो असर होगा उसको आकलन करेंगे, तब करेंगे। हाँ। एफओएमसी की बैठक भी चल रही सर, कल जो है इसके जो आउटकम्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली, आज रात में एफओएमसी की बैठक होगी और उसमें उसके नतीजे देखना बेहद अहम होगा। रेट कट होने की तो उम्मीद है ही नहीं। ओके। अमेरिका में रेट कट नहीं होगा। ट्रम्प साहब कहने लगे कि आपने बाइडेन को आप सपोर्ट किए। देखिए, चूंकि यूएस जो फेडरल रिजर्व है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो संविधान के जरिए चुना गया व्यक्ति है, जो फेडरल जो चेयरमैन है आपके जेरोम पॉवेल, और उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे भी तब भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम इनको बर्खास्त कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझको बर्खास्त नहीं कर सकते। तो वो फिर अपना सर उस बयान से भी ये पलटे थे। हाँ, उन्होंने कहा कि आप पूरा टर्म कीजिए। हाँ, आप पूरा टर्म कीजिए। तो पूरा टर्म करेंगे। इकोनॉमी में अगर महंगाई बढ़ती है तो रेट कट के पीछे सबसे बड़ी वजह महंगाई का कम या ज्यादा होना ही है। भारत में अगर अप्रैल में रेट कट हुआ तो उसके पीछे वजह यह थी कि मार्च में फरवरी में लगातार हमको महंगाई कम दिखाई दी, दूसरी तरफ ग्रोथ भी सुस्त होती नजर आई। तो एक तरीका ये निकाला गया कि इसको अगर ग्रोथ को बचाना है, महंगाई को कम है, तो हम रेट कट कर सकते हैं जी। और अमेरिका पिछले साल कर चुका था जी। तो अमेरिका में फिलहाल रेट कट होना बहुत मुश्किल है। जेरोम पॉवेल झुकने वाले लोगों में से नहीं है, और यही मुश्किल है
ट्रंप चाहते हैं कि रेट कट हो जाए जिससे कि चीजों को खरीदना नहीं, ये सस्ता कह रहे हो। थे कि यूके को देखो, वो 7 बार ब्याज दर में कटौती कर लिया। आप सिर्फ है कि बाइडेन को मदद करने के लिए आपने उनके टेन्योर में कम किया, हमारे टेन्योर में आप कमी नहीं कर रहे हो। लेकिन आज देखना होगा सर, रात को बहुत सारी जो चीजें हैं उससे जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया। आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।